नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही बड़ी बहू स्नेहा जाग जाती और रात में सबके सो जाने के बाद ही सोती। इस तरह उसने घर की मुखिया चंपा जी के न रहने का एहसास न ही अपने ससुर राधे श्याम जी को होने दिया, न ही उनके बेटे संतोष और संजय को होने दिया। उसने चंपा जी के कहे हर शब्दों को ऐसे गांठ बांध लिया था कि वह कभी उनका उल्लंघन नहीं करती थी। इसलिए वह घर में सबकी चहेती और आदर्श बन गई थी। परिवार के सभी लोगों की वह जान थी। स्नेहा को थोड़ा सा बुखार भी हो जाता तो सबसे ज्यादा संजय भाभी माँ कहकर उसके आगे पीछे ऐसे घूमता रहता जैसे किसी छोटे बच्चे की माँ खो गई हो और कई दिनों बाद मिली हो। वह उसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था। स्नेहा कभी अपने मायके भी जाती तो वह उसके साथ जाने की जिद करता, जिसे देख राधे श्याम जी भी मन ही मन निहाल हो जाते कि स्नेहा बहू हमारे घर की बहू नहीं, बेटी है बेटी। लेकिन न जाने आज बहू को ऐसा क्या हो गया जो वह अपने पिता समान बूढ़े ससुर से कहती है, पिताजी इस जमीन का बंटवारा कर दीजिए, मुझे रुपयों की जरूरत है। बड़ी बहू ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुपये पैसों की जरूरत पड़ गई? अगर कोई समस्या आ गई है तो मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ससुर जी की बातें सुनकर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहू को इस तरह रोता हुआ देखकर राधे श्याम जी बहुत परेशान हो गए। फिर स्नेहा ने जो बताया उसे सुनकर राधे श्याम जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधे श्याम जी का छोटा सा परिवार है जिसमें दो बेटे संतोष और संजय और दो बहुएं स्नेहा और पायल और एक पोता हर्ष भी शामिल हैं। राधे श्याम जी की पत्नी चंपा एक बीमारी के चलते 7 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब उनके बड़े बेटे संतोष की शादी स्नेहा से हो चुकी थी। चंपा जी के चले जाने के बाद पूरा परिवार टूट सा गया था। छोटा बेटा संजय अपनी माँ का बहुत लाडला था। उसे संभालने में थोड़ा समय लगा, लेकिन स्नेहा की वजह से वह अच्छी तरह से संभल गया। स्नेहा ने संजय को कभी माँ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। वह भाभी बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर संजय का ख्याल रखती थी। इसलिए संजय अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर बुलाता था। चंपा जी को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। स्नेहा ने बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी। उसने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। राधे श्याम जी का बड़ा बेटा संतोष एक अध्यापक है और उनका छोटा बेटा संजय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। स्नेहा ने भी बीएड कर रखा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि वह फॉर्म भर सके और टीचर की परीक्षा पास कर सके। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। फिर एक दिन संजय के लिए रिश्ता आया। राधे श्याम जी ने लड़की की फोटो संजय को दिखाई तो उसने कहा, पिताजी मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम पायल है और वह मेरे साथ ही मेरे ही ऑफिस में काम करती है। राधे श्याम जी ने कहा, बेटा ठीक है, जब तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या तुम एक बार हम सबको पायल से मिलवा सकते हो? हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मैं रविवार को उसे यहाँ बुला लेता हूँ, आप सब उससे मिल लीजिएगा। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। राधे श्याम जी अपने दोस्तों से मिलने चले गए। उसके बाद संजय अपनी भाभी स्नेहा के पास गया और बोला, भाभी माँ मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। स्नेहा ने पूछा, देवर जी कौन है जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते हैं? संजय ने बताया, भाभी माँ आज पिताजी ने मुझसे शादी की बात की तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पायल को पसंद करता हूँ। इसलिए पिताजी पायल से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पिताजी से मिलवाने से पहले मैं पायल को आपसे मिलवा दूं। आप पायल से मिल लीजिए और बताइए कि वह आपको कैसी लगी। उसके बाद ही मैं भैया और पिताजी से मिलवाऊंगा। स्नेहा ने कहा, देखो देवर जी, मुझे मिलने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात यही खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि अगर मुझे वह लड़की पसंद नहीं आएगी तो तुम उससे शादी नहीं करोगे। जब प्यार किया है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है भाभी माँ, मैं सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों से मिलवा देता हूँ। इस रविवार को मैं उसे घर बुला रहा हूँ।
ठीक है देवर जी, तुम उसे बुला लो, हम सब उससे मिल लेंगे और उसी समय शादी भी तय कर देंगे। एक काम और करो, पायल के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी बुला लेना। ठीक है भाभी माँ, कहकर संजय अपने कमरे में चला गया। रविवार को पायल अपने मम्मी पापा के साथ संजय के घर आई। पायल देखने में बहुत सुंदर थी और जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी उसे देखकर सभी को वह बहुत पसंद आई। स्नेहा को भी पायल से मिलकर बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब कोई उसका साथ देने वाला आ जाएगा। दोनों की शादी तय हो गई और कुछ ही दिनों बाद संजय और पायल की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी इतने भव्य तरीके से हुई थी कि सभी लोग तारीफ कर रहे थे। संजय चंपा जी का बहुत लाडला था, इसलिए चंपा जी हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो। इसलिए राधे श्याम जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की इच्छा की पूर्ति की। पायल ने छोटी बहू बनकर राधे श्याम जी के निवास में गृह प्रवेश किया। 2 दिनों में सारी रस्में पूरी हो गई। उसके बाद संजय और पायल हनीमून के लिए मालदीव के लिए निकल गए। शादी के बाद का घर था, इसलिए पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उसे सही करने में स्नेहा को लगभग 1 सप्ताह का समय लग गया और इस 1 सप्ताह में स्नेहा ने पूरे घर को चमका दिया था। राधे श्याम जी मन ही मन सोचते थे कि जरूर पिछले जन्म में उन्होंने बहुत ही पुण्य किए होंगे जो उन्हें बड़ी बहू के रूप में स्नेहा मिली। अगर कभी स्नेहा को किसी की बात का बुरा लगता तो वह अपनी बात को सबके सामने रखना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वह किसी भी बात पर आपा नहीं खोती थी, बल्कि उस समस्या का समाधान करती थी। संजय और पायल अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। 2 दिन बाद पायल अपने मायके चली गई थी और संजय की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, इसलिए वह भी अपने काम पर वापस चला गया। एक दिन स्नेहा छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी। वह सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। संतोष तैयार होकर बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि स्नेहा गिर गई है, उसने दौड़कर उसे उठाया और अपने पिताजी को बुलाया। स्नेहा को कमरे में ले जाया गया और उसके ऊपर पानी के छींटे मारे गए। थोड़ी ही देर में स्नेहा को होश आ गया। संतोष ने पूछा, क्या हुआ स्नेहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? स्नेहा ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा महसूस होता है। संतोष ने कहा, चलो स्नेहा, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। रिस्क लेना ठीक नहीं है। कई बार छोटी छोटी बीमारियों पर हम ध्यान नहीं देते और आगे चलकर वे विकराल रूप धारण कर लेती हैं। संतोष स्नेहा को लेकर अस्पताल चला गया। वहां पता चला कि स्नेहा मां बनने वाली है। घर में खुशियों का माहौल हो गया। स्नेहा ने संजय को फोन करके बताया कि वह चाचा बनने वाला है। इस बात से संजय भी बहुत खुश था, लेकिन पायल के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुश थी। पायल जब अपने मायके गई थी तो वहां से सीधे बेंगलुरु चली गई थी। ससुराल वापस नहीं आई। जब राधे श्याम जी ने उसे फोन करके बुलाया था तो उसने कहा था कि संजय के बिना उसका वहां मन नहीं लगता, इसलिए वह ससुराल नहीं आएगी, बल्कि सीधे संजय के पास बेंगलुरु जा रही है। जैसे पायल ने कहा, उसने वैसा ही किया। राधे श्याम जी और संतोष अपने छोटे मोटे काम खुद कर लिया करते थे, जिससे स्नेहा के काम का बोझ थोड़ा कम हो जाता था। धीरे धीरे 8 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक स्नेहा के पेट में तेज दर्द होने लगा। संतोष तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि अब उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है। संतोष ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी ताकि स्नेहा की देखभाल कर सके। राधे श्याम जी ने एक दिन संजय को फोन किया और कहा, संजय, पायल से कह दो कि 15 दिनों की छुट्टी लेकर बहू के पास आ जाए। डॉक्टर ने स्नेहा बहू को पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा है। इस समय घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। तुम पायल बहू को यहाँ भेज दो। ठीक है पिताजी, मैं पायल से कहता हूँ, वह आ जाएगी, कहकर संजय ने फोन रख दिया। संजय ने पायल से कहा, पायल, तुम कुछ दिनों के लिए भाभी माँ के पास चली जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। पायल ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वहां जाकर उनकी नौकरानी बन जाऊं। पायल, वो तुम्हारा भी घर है और भाभी माँ भी तुम्हारी अपनी ही है। अगर तुम उनका काम कर दोगी तो नौकरानी नहीं बन जाओगी। संजय, देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। अगर उन्हें घर में किसी की मदद चाहिए तो एक मेड क्यों नहीं रख लेते? जब तक भाभी को बच्चा नहीं हो जाता तब तक मेड रख लो। मुझे अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी। मुझे अपने मायके भी जाना है। तुम्हें पता है ना कि मम्मी का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने मुझे बहुत पहले ही बुलाया था।
इसलिए मैं भाभी के पास नहीं जा सकती। तुम पिताजी को फोन करके कह दो कि घर पर काम करने के लिए मेड रख ले। संजय को पायल की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, पायल, तुम्हें पता है ना कि माँ के गुजर जाने के बाद भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। वह मेरे लिए सिर्फ भाभी ही नहीं, मेरी भाभी माँ है। आज उनको हमारी जरूरत है और तुम ये सब कह रही हो। इस बात को लेकर संजय और पायल के बीच थोड़ी बहस हो गई। संजय ने अपने पिताजी को फोन करके कहा, पिताजी, कुछ क्लाइंट बाहर से आ रहे हैं, इसलिए पायल को छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर आप कहें तो मैं छुट्टी लेकर आ जाता हूँ। राधे श्याम जी ने कहा, बेटा, अगर तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय घर में किसी औरत की जरूरत है। अगर पायल आ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर उसे छुट्टी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आखिर काम भी तो जरूरी है। राधे श्याम जी समझ गए थे कि पायल जानबूझकर घर नहीं आना चाहती, लेकिन संजय कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ गया। संजय को देखकर स्नेहा बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने देखा कि पायल नहीं आई तो वह उतनी ही उदास भी हो गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि पायल अभी तक इस घर में ज्यादा रही ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी मुसीबत में तो आएगी ना। संजय ने अपनी भाभी माँ से उनके हालचाल पूछे और कहा, भाभी माँ, पायल को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वह नहीं आ सकी। मैंने यहाँ आने से पहले अपने दोस्त को फोन कर दिया था, उससे एक मेड का इंतजाम करने को कहा है। आज शाम तक या कल सुबह तक बता देगा। संतोष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी सासू माँ को फोन किया और सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, संतोष बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ और कल दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, कहकर संतोष ने फोन रख दिया। स्नेहा की मम्मी ने स्नेहा के पापा को सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा, तुम जल्दी से स्नेहा बिटिया के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब देख लूंगा। अगले दिन दोपहर तक स्नेहा की मम्मी उसके पास पहुंच गई। स्नेहा की मम्मी को देखकर राधे श्याम जी ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि अभी तक उन्हें अपनी स्नेहा बहू की बहुत चिंता हो रही थी। स्नेहा की मम्मी उसके कमरे में गई। जब स्नेहा ने अपनी मम्मी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, आप यहाँ कैसे? और पापा दिखाई नहीं दे रहे? पापा को आप घर पर अकेले छोड़कर चली आई? आपको पता है ना कि पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर आप अकेले कैसे आ गई? उनकी देखभाल कौन करेगा? उन्होंने कहा, स्नेहा बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, लेकिन आप ये तो बताओ कि आपको किसने फोन किया? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया, फिर आप यहाँ कैसे? बेटा, कल दामाद जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। स्नेहा ने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी संजय कमरे में आया। उसने कहा, भाभी माँ, मेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा, लगता है 1-2 दिन का समय लगेगा। स्नेहा की मम्मी ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेड की कोई जरूरत नहीं है। जब तक स्नेहा को बच्चा नहीं हो जाता मैं यही रहूंगी। ठीक है आंटी जी, कहकर संजय वहां से चला गया। अभी 1 सप्ताह ही गुजरा था कि स्नेहा को फिर से दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। स्नेहा को ओटी में ले जाया गया और वहां उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरों पर खुशियां साफ दिखाई दे रही थी। सभी लोग अस्पताल से घर आ गए। छठी का कार्यक्रम होने वाला था। संजय ने पायल से कहा, पायल, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर चुपचाप यहाँ आ जाओ। पायल समझ गई कि संजय नाराज है। उसने कहा, ठीक है, मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आ रही हूँ। पायल जब घर आई तो उसे देखकर स्नेहा बहुत खुश हो गई। राधे श्याम जी पायल को देखकर मन ही मन सोच रहे थे, पायल बहू, तुमने मेरी बड़ी बहू का साथ न देकर अच्छा नहीं किया। लेकिन उन्होंने पायल से कुछ नहीं कहा। छठी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। स्नेहा के बेटे का नाम हर्ष रखा गया। छठी के कार्यक्रम के बाद स्नेहा की मम्मी अपने घर वापस चली गई। अब घर की जिम्मेदारी पायल पर आ गई थी। पास में ही एक चाची रहती थी जो नन्हे हर्ष की देखभाल के लिए आ जाया करती थी। लगभग 15 दिनों तक उन्होंने हर्ष की मालिश की, उसे नहलाया और उसका सारा काम किया। पायल बच्चे को थोड़ी देर गोद में लेती और फिर तुरंत स्नेहा को दे देती, कहती, भाभी, बच्चे को लेने में मुझे डर लगता है। अब स्नेहा धीरे धीरे अपने काम करने लगी थी।
पायल ने कहा, भाभी अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मुझे संजय के साथ बेंगलुरु वापस जाना होगा। स्नेहा ने कहा, पायल तुम मेरे पास इतने दिनों तक रही, मेरा ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय ने तुरंत कहा, भाभी माँ आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, आपने भी तो मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा था, क्या मैंने आपको कभी धन्यवाद कहा? तो फिर आप पायल को धन्यवाद क्यों कह रही हैं? आखिर पायल भी तो इस घर की सदस्य ही है ना। राधे श्याम जी ने कहा, ठीक कह रहे हो बेटा, अगर अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो दूसरा कौन आएगा। पायल मन ही मन सोच रही थी, इन लोगों के प्रवचन खत्म हो तो मैं यहाँ से जाऊं और अपनी पैकिंग शुरू करूं, लेकिन इनके प्रवचन तो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी पायल ने कहा, आप लोग बातें कीजिए, मैं जाकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, उसमें भी समय लगेगा। स्नेहा ने कहा, पायल जाओ तुम अपनी पैकिंग कर लो। पायल वहां से चली गई, लेकिन संजय अपनी भाभी माँ की गोद में सिर रख कर लेटा रहा और कहा, भाभी माँ हर्ष के आ जाने से मेरे लिए आपका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो देवर जी, मेरे लिए मेरे पहले बच्चे तो तुम ही रहोगे। राधे श्याम जी सोच रहे थे, कितना खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली जिसने मेरे बेटे को अपना बेटा माना और उसे माँ का प्यार दिया। राधे श्याम जी वहां से चले गए। पायल की पैकिंग हो गई थी, शाम को उनकी फ्लाइट थी, इसलिए वे दोनों तैयार हो गए। स्नेहा हर्ष को गोद में लिए हॉल में आई। संजय ने उसे गोद में लिया और थोड़ी देर तक उसके साथ खेला। फिर उसने कहा, भाभी माँ अब हमें निकलना होगा, नहीं तो लेट हो जाएंगे। संजय ने कैब बुक की और उसमें बैठकर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। संतोष ने अपनी 1 महीने की छुट्टी और बढ़ा ली थी। राधे श्याम जी हर्ष के साथ खेलते रहते और स्नेहा धीरे धीरे घर के काम करने लगी थी। संतोष भी घर के कामों में स्नेहा की मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे हर्ष 1 महीने का हो गया और स्नेहा भी लगभग स्वस्थ हो गई थी, इसलिए संतोष स्कूल जाने लगा क्योंकि उसकी 1.5 महीने की छुट्टियां हो चुकी थी। स्नेहा ने एक बार फिर घर को पूरी तरह संभाल लिया था। राधे श्याम जी और संतोष ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। पायल साल में 1 बार ही आती थी, वह भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, लेकिन संजय साल में 2-4 बार मिलने आ जाता था, जो स्नेहा को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए और हर्ष अब 7 साल का हो गया था। उधर बेंगलुरु में संजय और पायल भी माता पिता बन गए थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था मानवी। कहते हैं दोस्तों, सुख के दिन कब पंख लगाकर उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। स्नेहा भी अब हर्ष में व्यस्त रहने लगी थी। राधे श्याम जी के लिए तो हर्ष एक खिलौना था, वह दिन भर उसके पीछे भागते रहते और हर्ष अपने दादाजी को दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी कभी स्नेहा हर्ष को डांट लगा देती थी कि वह अपने दादाजी को इतना परेशान न करे। जब हर्ष नहीं मानता तो स्नेहा कहती, पिताजी आप हर्ष के पीछे इतनी दौड़ भाग मत किया करो, मैंने आपको कई बार रात में पैर दबाते देखा है, आपके पैर दर्द करने लगते हैं, फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते। राधे श्याम जी कहते, ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा, मैं उसके साथ बैठ कर खेलूंगा। जब संजय पायल और मानवी के साथ घर आता तो हर्ष मानवी के साथ खेलने की जिद करता, लेकिन पायल मानवी को हर्ष के साथ ज्यादा देर तक खेलने नहीं देती थी। इस बात से राधे श्याम जी को बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि वह अपने पोते और पोती दोनों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन पायल ज्यादातर मानवी को अपने पास ही रखती थी। जब वे लोग चले जाते तो कुछ दिनों बाद राधे श्याम जी सब भूल जाते और सामान्य हो जाते थे। स्नेहा ने पायल को कई बार समझाने की कोशिश भी की, पायल जब तुम यहाँ आती हो तो मानवी को उसके दादाजी के साथ खेलने दिया करो, वैसे तो मानवी हमेशा तुम्हारे पास ही रहती है, 2-4 दिनों के लिए ही तो तुम यहाँ आती हो, तब भी तुम मानवी को अपने से चिपकाए रखती हो। पायल स्नेहा की बात सुनकर गुस्सा हो जाती और कहती, भाभी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी मानवी किसके साथ खेलेगी किसके साथ नहीं, मेरी बच्ची है, मैं उसका ध्यान रखना अच्छे से जानती हूँ, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना देखो, मैं अपना देख लूंगी। यह सुनकर स्नेहा चुप हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। हर्ष अब 14 साल का हो गया और मानवी 10 साल की हो गई। एक दिन राधे श्याम जी ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ 1 महीने के लिए उनके बेटे के यहाँ थाईलैंड जा रहे हैं। यह सुनकर स्नेहा थोड़ी परेशान हो गई। उसने पूछा, पिताजी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं। राधे श्याम जी बोले, बहू
तुम्हारे रहते मुझे कभी कोई परेशानी हो सकती है भला? वो मेरा दोस्त है ना सूरज, वो बहुत जिद कर रहा है और थाईलैंड घूमने का मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पिताजी, कब जाना है? 2 दिन बाद जाना है। 2 दिन बाद राधे श्याम जी अपने दोस्त सूरज के साथ थाईलैंड चले गए। एक दिन संतोष स्कूल से घर आया तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। स्नेहा उसे लेकर अस्पताल गई। वहाँ कुछ टेस्ट किए गए तो पता चला कि संतोष को ब्रेन कैंसर है। इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने तसल्ली भी दी कि यह अभी फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, इसलिए संतोष को बचाया जा सकता है। स्नेहा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। दोनों अस्पताल से घर आ चुके थे। स्नेहा ने कहा, संतोष, अब हमें पिताजी को बताना ही पड़ेगा। संतोष ने कहा, स्नेहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी पिताजी को कुछ भी मत बताना। उनके आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उन्हें आराम से घूम फिर कर आने दो। उसके बाद वैसे भी वे परेशान होने वाले हैं। स्नेहा ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। स्नेहा ने संतोष से पूछा, संतोष, हमारे अकाउंट में कितने रुपये होंगे? तुम्हें तो पता है ना, कैंसर का इलाज करवाने में बहुत रुपये लगते हैं। हमें उसका इंतजाम करना पड़ेगा। संतोष ने कहा, स्नेहा, मैं जितना कमाता हूँ उतना घर में खर्च हो जाता है। मेरे अकाउंट में लगभग 6 लाख रुपये होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन संतोष, डॉक्टर ने तो कहा था कि ऑपरेशन में कम से कम 22 लाख रुपये लगेंगे। इतने रुपये हम कहाँ से लाएंगे? स्नेहा और संतोष के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। स्नेहा ने संजय को फोन किया, लेकिन फोन संजय ने नहीं, पायल ने उठाया। स्नेहा ने पायल को सारी बातें बताई। पायल ने कहा, भाभी, हमारे पास तो बिल्कुल भी रुपये नहीं हैं। बेंगलुरु में रहना बहुत मुश्किल है। जितना हम दोनों कमाते हैं उतना खर्च हो जाते हैं। माफ कीजिएगा भाभी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। भाभी, आप एक काम करो, पिताजी से कह दो कि वो जो कानपुर वाली 1 बीघा जमीन है ना, उसका बंटवारा कर दें और दोनों भाइयों के नाम कर दे। आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच देना, उसी से आप भैया का इलाज करवा लेना। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलाज के दौरान जरूरी तो नहीं कि 22 लाख रुपये ही लगे, पता नहीं कितने रुपये लग जाएं। मेरी राय मानो भाभी, तो आप पिताजी से कह दो कि वो इस जमीन का बंटवारा कर दें। स्नेहा ने कहा, पायल, संजय आए तो एक बार मेरी उससे बात करवा देना। भाभी, इसमें संजय से बात करने की क्या जरूरत है? मुझे भी तो पता है ना कि हमारे अकाउंट में रुपये हैं या नहीं। पायल की बातें सुनकर स्नेहा को बहुत तकलीफ हुई। पायल इतनी कठोर कैसे हो सकती है, यह वह समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने संतोष को 1 सप्ताह की दवा दी थी। 1 सप्ताह की दवा खाने के बाद संतोष को काफी आराम था। 1 सप्ताह के बाद जब संतोष डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लो। जी डॉक्टर साहब, 2 दिन बाद पिताजी आने वाले हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन बाद राधे श्याम जी घर वापस आ गए। उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत बदला बदला सा लग रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन स्नेहा के चेहरे पर राधे श्याम जी ने एक मुस्कुराहट तक नहीं देखी। अब उन्हें यकीन हो गया कि जरूर कोई बात है। सभी लोग रात का खाना खा चुके थे। हर्ष थोड़ी देर तक अपने दादाजी से थाईलैंड के बारे में पूछता रहा, फिर सोने चला गया। उसके जाने के बाद राधे श्याम जी ने कहा, स्नेहा बहू, क्या बात है, तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो? और मैंने देखा संतोष भी बहुत परेशान है। कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ ना बेटा। संतोष ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। जैसे ही राधे श्याम जी को पता चला कि उनके बेटे को ब्रेन कैंसर है, उनकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। स्नेहा ने देखा कि राधे श्याम जी के चेहरे से पसीना आने लगा है। उसने तुरंत कहा, पिताजी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। ऑपरेशन हो जाएगा तो संतोष पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। राधे श्याम जी और संतोष अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन स्नेहा अपने पिताजी को धैर्य बंधा रही थी। राधे श्याम जी ने संतोष की सारी रिपोर्ट मांगी और अपने दोस्त को भेज दी। राधे श्याम जी के दोस्त सूरज जी ने वह सारी रिपोर्ट अपने बेटे को भेज दी। जब सूरज जी के बेटे ने थाईलैंड के कैंसर स्पेशलिस्ट को यह रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर राधे श्याम जी को थोड़ी तसल्ली हुई। स्नेहा के मन में अभी भी पैसों का इंतजाम करने की बात चल रही थी। उसने अभी तक संतोष को भी नहीं बताया था कि पायल ने उससे क्या कहा था। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी, संजय का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? क्या उसे अपने भाई की जरा भी फिक्र नहीं?
मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि संजय इतना बदल जाएगा। अगले दिन संतोष स्कूल चला गया। स्नेहा ने राधे श्याम जी से कहा, पिताजी, वो जो आपने कानपुर वाली जमीन संजय और अशोक के लिए ली थी ना, उसका आधा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए। मैं उसे बेचना चाहती हूँ। यह सुनकर राधे श्याम जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, बहू, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए जमीन बांटने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ। अपने बेटे का इलाज मैं खुद करवा सकता हूँ। और ये जमीन बेचने की राय तुम्हें किसने दी? तुम्हारे दिमाग में तो ये कभी नहीं आ सकता। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जो भी बताना है सच बताना। स्नेहा ने सारी बात बता दी। राधे श्याम जी ने कहा, बहू, तुम्हें पता है, पिछले 17 सालों से जब से संतोष की नौकरी लगी है, उसने मुझसे खर्चे के लिए 1 रुपए भी नहीं मांगा। यहाँ तक कि मैंने उसे देने की कोशिश भी की तो उसने मना कर दिया। मेरी सारी पेंशन मेरे अकाउंट में पड़ी है। और बहू, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे अकाउंट में आज भी लगभग 20 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी को आज भी 80,000 रुपये पेंशन मिलती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, संतोष का इलाज मैं करवाऊंगा। मेरा बेटा है वो। और रही बात संजय की, तो अब उससे मैं बात करूंगा। तुम्हें मेरे और संजय के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। राधे श्याम जी ने संजय को फोन करके सब कुछ बताया। संजय फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी, पायल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पायल ने अभी तक जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन ये बात छुपाकर उसने बहुत गलत किया। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। और पिताजी, मेरे अकाउंट में अभी भी 14 लाख रुपए पड़े हैं। फिर पायल ने कैसे कह दिया कि हमारे पास रुपये नहीं हैं? संजय ने अपने पिताजी का फोन काट दिया और वह कमरे में गया और पायल से बोला, पायल, तुम्हारे पास भाभी माँ का फोन आया था। उन्होंने तुम्हें बताया था कि बड़े भैया को ब्रेन कैंसर है, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आखिर क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? संजय ने तुरंत अपना सामान पैक किया और अपने घर के लिए निकल गया। उसने सूरज अंकल को फोन किया और उनके बेटे का नंबर लिया। फिर उसे फोन करके उस डॉक्टर का नंबर लिया जहां संतोष की रिपोर्ट दिखाई गई थी। थाईलैंड के डॉक्टर ने कहा, आप उन्हें 1 सप्ताह के अंदर लेकर आ जाइए। हम उनका ऑपरेशन कर देंगे। अगर जल्दी आ सके तो और भी अच्छा है। अगले दिन संजय अपने घर के सामने खड़ा था। स्नेहा ने जैसे ही संजय को देखा, वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। संजय अपनी भाभी माँ के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। स्नेहा ने संजय के लिए चाय बनाई। संजय ने चाय पी और कहा, भाभी माँ, भैया का सामान पैक कर दो। मैंने थाईलैंड में डॉक्टर से बात कर ली है। हम लोग कल ही थाईलैंड के लिए निकल रहे हैं। राधे श्याम जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कितने रुपये हैं? संजय ने बताया कि उसके अकाउंट में 14 लाख रुपए हैं, बाकी वह अरेंज कर लेगा। राधे श्याम जी बोले, बेटा, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी रुपये मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। जितने जरूरत हो मुझे बता देना। अगले ही दिन संतोष, स्नेहा और संजय थाईलैंड के लिए निकल गए। संतोष का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। यह सुनकर संजय और स्नेहा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। स्नेहा ने तुरंत घर पर पिताजी को फोन किया। पिताजी, ऑपरेशन सफल हो गया। अब संतोष की जान को कोई खतरा नहीं है। लगभग 15 दिनों के बाद संजय और स्नेहा संतोष को लेकर भारत लौट आए। सभी लोग संतोष को देखने आ रहे थे। 2 दिन बाद पायल, मानवी और अपने माता पिता के साथ उनके दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा राधे श्याम जी ने खोला। पायल को देखकर उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, पायल, तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, बहन जी, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आप लोग आए और संतोष से मिल लीजिए, लेकिन अपनी बेटी से कह दीजिए कि वह बेंगलुरु वापस लौट जाए। मैं पहले से जानता था कि पायल पत्थर दिल है, लेकिन वह इतनी पत्थर दिल है यह मैं नहीं जानता था। वह बेंगलुरु में संजय के साथ आराम से रहे। उसे इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। पायल के माता पिता ने राधे श्याम जी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, भाई साहब, इस बार मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती इससे कभी नहीं होगी। पायल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तभी पीछे से स्नेहा ने कहा, पिताजी, पायल को माफ कर दीजिए। कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। स्नेहा बहू, इस बात को यही खत्म करते हैं। अब सब ठीक हो गया है तो उसे ठीक ही रहने देते हैं। संतोष ने भी कहा, पिताजी, माफ कर दीजिए, घर में आने दीजिए। संतोष के ठीक हो जाने से घर में खुशी का माहौल था। भगवान की दया से संतोष के ऑपरेशन को आज 12 साल हो गए। संतोष बिल्कुल स्वस्थ है।
और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही एक ही घर में रह रहे सभी लोगों के विचार एक समान नहीं होते। जरूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाले की सोच हो, लेकिन हाँ, सभी लोगों में इतनी मानवता तो होनी ही चाहिए कि परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए तो सभी लोगों ने मिलजुल कर उसका सामना करना चाहिए। ये नहीं कि जो व्यक्ति दुखी है उसे अकेला तड़पता हुआ छोड़ दें। इस कहानी में जिस तरह से पायल ने स्नेहा के साथ किया, क्या वो अच्छा था, या स्नेहा ने पायल को माफ करके उसके साथ मानवता दिखाया, वो अच्छा था? आप लोगों को किसका व्यवहार ज्यादा अच्छा लगा और कौन सी घटना आपके दिल को छू गई? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।